हम आज के मेहमान में मिलवाने जा रहे हैं आपको जानी मानी समाज सेविका जिन्होंने 20 साल में 4,500 से अधिक बच्चों को अपनी मुहिम से जोड़ा और हाल ही में आपको क्वाइट इनोवेटर्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी घोष मैम आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे मैम, हाल ही में आपको क्वाइट इनोवेटर अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार से आपने इसकी पूरी तैयारी की और जैसा कि हमें पता है कि 20 साल में आपने 4,500 से अधिक बच्चों को अपनी मुहिम से जोड़ा है, तो शुरुआत कैसे हुई थी? कृतिका, ये शुरुआत ऐसे हुई कि ये एजुकेशन पे कुछ करना था, शिक्षा पे कुछ करना था, क्योंकि हमें लगता है कि शिक्षा सबका राइट है, चाहे वो रिच फैमिली से हो या पुअर फैमिली से। हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, पर वाकई में क्या राइट टू एजुकेशन पहुंच पाता है उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है? तो हमने सोचा भोपाल में कुछ एक अलग उन बच्चों के लिए करें जो अभी भी डिप्राइव्ड है क्वालिटी एजुकेशन से। बिल्कुल। तो हमने संग्रहालय को इनका लर्निंग सेंटर, इनका एजुकेशन सेंटर बनाया, जहाँ पे हमने संग्रहालय पे उनके साथ कोलैबोरेशन किया। स्लम से बच्चों को पिक करते हैं, डेली म्यूजियम्स में ले जाते हैं और म्यूजियम्स के एग्जिबिट के माध्यम से इनको एजुकेट करते हैं बिना किताबों के। बिल्कुल। और 20 सालों से मैं इस काम को कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे जो अभी भी थोड़े से वंचित हैं, उन बच्चों को नए सिरे से, नए जगह से एक अच्छा माहौल दे करके इनको एजुकेट करूँ। और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं शिक्षा में जब हम लोग इनको इस तरीके से एजुकेट करते हैं। बिल्कुल मैडम, आपने सही बात की कि बच्चे तो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन इनके माता पिता जिनकी सोच बिल्कुल विपरीत है कि अगर ये पढ़ेंगे तो काम कब करेंगे, पैसे कब कमाएंगे, तो उनकी सोच को बदलने में आपने किस प्रकार से उनकी सोच बदली, उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया, ये भी जानना चाहेंगे। कृतिका, जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो मैंने 40 बच्चों से शुरुआत करी थी और एक बहुत ही मलिन बस्ती थी, मीरा नगर, 12 नंबर के पास मीरा नगर नाम की बस्ती थी जी। और ये सारे बच्चे जो थे ये सारे पन्नी बीनने वाले बच्चे थे। तो जब हम पहली बार इस बस्ती में गए और उनसे बात करी तो उनको जब हमने कहा कि हम बच्चों को बस्ती से बाहर लेके जाएंगे और इनको हम शिक्षा प्रदान करेंगे, तो सबसे पहले सवाल था माँ बाप का कि मैडम अगर बच्चे भूखे ही रहेंगे तो फिर शिक्षा से क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि अगर पेट ही खाली रहा, भूखा ही रहा इंसान, तो एजुकेशन से क्या होगा। हमने उनको कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम अपना जो टाइमिंग होगा स्कूल का ऐसे टाइम पे रखेंगे जब बच्चे वापस आते हैं पन्नी बीन कर, और उन लोग जो भी उनके जो रैग्स होते हैं वो वहाँ पे बस्ती में बेच के फिर वापस हमारे साथ स्कूल आएंगे। तो हमारा आज तक का अभी भी 20 सालों में टाइमिंग हमारा दोपहर का ही है 3 से 5, ताकि कोई भी बच्चा अगर कोई किसी भी अच्छे काम पे जा रहा है या कहीं पे भी काम पे जा रहा है तो वो काम से वंचित ना हो, साथ में शिक्षा भी। पर बात ये आती है कि जब हम बच्चों को बस्ती से बाहर लेके आते हैं जी, बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो हमारे साथ भी वो आया, क्योंकि एक और एनजीओ था जो उस बस्ती में काम कर रहा था। तो अचानक 40 बच्चों से 4 बच्चे पे आ गए हम। तो हमें समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तो पता चला कि वहाँ पे जो एनजीओ था जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं आपके बच्चों को बस्ती से बाहर लेके जा रहे हैं, कहीं बेच तो नहीं देंगे, कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे, कहीं गलत काम तो इनसे नहीं करवाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर हमारे लिए चैलेंज हमें लगता, क्योंकि हम भी इस फील्ड में नए थे, तो हमें लगा कोई बात नहीं। ये 4 बच्चे जब आने लगे, इसके बाद जब ये वापस बस्ती में जाने लगे, इनमें जो चेंजेस दिखा उनके पेरेंट्स को, इनका बोलने का तरीका, इन लोग का बॉडी लैंग्वेज, इनके रहन सहन, इनका तरीका, शिक्षा में इंटरेस्ट लेना, तो तब क्या हुआ, ये बाकी पेरेंट्स जो जिन्होंने अपने बच्चों को बैठाया था, धीरे धीरे ये बच्चे वो बच्चे भी आने लगे, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये बच्चे चेंज हो रहे हैं तो हमारे बच्चे भी चेंज होंगे। तो ऐसे चैलेंजेस आते गए। उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि तब हमारे लिए वो बच्चे ही थे जो बाकी बच्चों को संदेश पहुंचाते थे कि हम लोग किस तरीके से सीख रहे हैं। बिल्कुल, आपके हौसले बुलंद थे, इसलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए। और उनमें से कई बच्चे निरक्षर भी आते होंगे जिनने कभी पढ़ाई करी ही नहीं होंगी और काफ़ी उम्र के भी होंगे, तो उनको किस प्रकार से आप ग्रूमिंग करते थे? कृतिका, हमारे जो एंट्री लेवल है वो है 5 से 10 साल का। 10 से ऊपर वाले हम लोग शुरू में जब था 10 से ऊपर वाले हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि क्या होता है 10 से ऊपर वाले बच्चों को मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। हमने शुरुआत ही करी उन बच्चों से जो कभी स्कूल नहीं गए हैं,
जो शिक्षा जो ड्रॉप आउट्स हैं और जो शिक्षा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हमने शुरुआत ही उन बच्चों से की। धीरे धीरे 2008 में जब राइट टू एजुकेशन एग्जिस्ट हुआ तो हमने कोशिश करी कि इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, बट यही है कि मेन स्ट्रीम में जोड़ने के बाद भी ये बच्चे स्कूल से भाग आते हैं म्यूज़ियम स्कूल में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हम लोग एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई दबाव नहीं कि आप नहीं आओगे तो आप एग्ज़ाम पे नहीं बैठ पाओगे। हम सिर्फ एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि ये बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें और आगे तक ये बच्चे जाते हैं हमारे। बिल्कुल मैम, कई बच्चे तो सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई करके बहुत आगे जा चुके होंगे, उनमें से कुछ के एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ से पहला बैच जो है अभी ये लोग सेटल्ड हैं। हमारे यहाँ से एक बच्ची जो पढ़ के निकली है वो JLU से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, अभी न्यूज़ 18 नोएडा में प्लेस्ड है, अपना काम कर रही हैं और वहाँ पे उसकी प्लेसमेंट हो गई है जी। एक बच्चा है जो TCS में काम कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वापस म्यूज़ियम स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन करे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जिस तरीके से पढ़ाई करी है हम चाहते हैं कि बाकी हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ा सकें, हम जिस तरीके से पढ़े हैं। तो कुछ एज अ टीचर्स भी ज्वाइन किए, कुछ अपना काम शुरू करे हैं जो हम म्यूज़ियम स्कूल में इनको सिखाते हैं डिफरेंट लाइवलीहुड्स पे, डिफरेंट वोकेशन पे जो काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। तो कुछ बच्चे अपने लाइवलीहुड पे भी काम शुरू किया है, जहाँ ये अब वो सारे प्रोडक्ट्स बना के अमेज़न तक पे ये इनके जो प्रोडक्ट्स है वो सेल हो रही है। और यही बच्चे हैं जो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो कौशल विकास के लिए आप किस प्रकार से इन बच्चों को तैयार करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले देख लेते हैं कि कौन से बच्चे को किस करना सबको है, पर कौन से बच्चों को किस चीज़ पे इंटरेस्ट है, कैसे ये करते हैं, किस तरीके से, फिर उस हिसाब से इन लोगों को हम ट्रेनिंग करवाते हैं कि कैसे तुम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ पे या इस पर्टिकुलर काम पे, स्किल पे और ज़्यादा ध्यान दोगे और ज़्यादा ये करोगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ कभी जोड़ देते हैं कि ये बच्चे वहाँ पे जाके और ज़्यादा इस पे ट्रेनिंग ले और आगे बढ़े। तो ऐसे ही चाहे वो डांस हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो हाथ के डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स का काम हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को अलग अलग एकेडमी में डाल के, अलग अलग इंस्टीट्यूट पे डाल के और इन पे कौशल इस पे काम करें ताकि ये लोग चाहें तो इसी लाइवलीहुड को आगे ले जा सकें। बिल्कुल मैम, आपको सुपर 30 टीचर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। टीचिंग में क्या आपको बचपन से इंटरेस्ट था? आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि शिक्षा आपने किस क्षेत्र में प्राप्त करी, क्योंकि अब तो आप एक आइडल बन चुकी हैं टीचिंग में भी और सोशल वर्क में भी। कृतिका, कौन सी लड़की है जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा? मुझे तो ऐसा लगता है बचपन में हर लड़की का सपना होता है कि हम टीचर बनेंगे। बिल्कुल। और कॉपी करेक्शन, कॉपी चेक, गुड लगाना, स्टार लगाना, ये तो मुझे लगता है कि बचपन में गुड्डे गुड़ियों का खेल हो जाता है हर लड़कियों के लिए। तो मेरा भी सपना था कि मैं भी टीचर बनूंगी, पर जब मैं 2004-05 में जब मैं बीएड कर रही थी, यहीं से भोपाल से ही मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया जी। तो मैंने बहुत सीरियसली किया था। तो जब मैं बीएड कर रही थी तो तब मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रदीप घोष ने मुझसे पूछा था कि क्या आप भी बीएड कंप्लीट करके किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में ज्वाइन करोगे और 4 लोगों के लिए कमाओगे या कुछ अलग करना चाहोगे? और ये जो म्यूज़ियम स्कूल का जो ब्रेन चाइल्ड है, जो फॉर्मेशन है, ये प्रदीप घोष जी का ही है और जो मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ ऑन फील्ड पे। तो मैंने कहा कि क्या अलग कर सकते हैं एजुकेशन क्षेत्र पे। तो तब जाके हमने जितने भी मॉडल्स हैं इंडिया के, अलग अलग मॉडल्स हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन मॉडल, अरविंद आश्रम का मॉडल, CFL का मॉडल, ऋषि वैली का मॉडल, आपने खुद से कितनी रिसर्च करी? वही मतलब ये सारे चीज़ पे हम ये पूरे जगह पे हम लोग गए, अलग अलग जगह पे जाके वहाँ के मॉडल्स को हमने देखा, समझा। फिर हमें लगा कि अब भोपाल में क्या कर सकते हैं, और हम सबको पता है भोपाल इज़ हाईली रिच इन म्यूजियम्स। बिल्कुल। तो हमने कहा क्यों ना म्यूजियम्स को लर्निंग सेंटर, और म्यूजियम्स का मैंडेट होता है एजुकेशन, क्यों ना म्यूजियम्स को लर्निंग सेंटर्स बनाएं उन बच्चों के लिए जो बच्चे वंचित हैं क्वालिटी एजुकेशन से। तो क्वालिटी एजुकेशन थ्रू म्यूजियम्स हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, एजुकेशन तो आपकी सबसे
खास हॉबी है, ये तो हमको पता चल गया। इसके अलावा आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ हैं? कृतिका, क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद ऐसा लगने लगता है कि क्या क्या छूटा है। बिल्कुल। और ये छूटने वाला जो दर्द है, कभी ऐसा लगता है कि शायद मौका नहीं मिला या अपने आप को हमने खुद एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हमारे वाले टाइम पे इतना प्लेटफॉर्म्स भी नहीं होते थे, इतने ऑप्शंस ओपन भी नहीं होते थे। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी अपने इस पे मैं एक्सप्लोर करूं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं कुछ नए नए चीज़ें सीखूं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा हुआ था कि कोविड वाले टाइम पे हम सबको पता है कि किस तरीके से एक ही कमरे में सब लोग रह के घर के अंदर बंद होके किस तरीके से हम लोग रहते। तो मुझे भी तब बहुत, क्योंकि स्कूल बंद था और बच्चे मेरी जान थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है म्यूज़ियम स्कूल मुझे आज तक जो खुशी जो मुझे मिलती है उस जगह जाके, तो मैं वो सब चीज़ें मिस कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मतलब मेरा जो आइडल माइंड है वो चलता रहे और कुछ क्रिएटिव होता रहे। तो मैंने गोंड आर्ट पे मैंने कोशिश करी कि कैसे मैं इस क्रिएटिव आर्ट को मैं कर सकूं। तो 4 दिन का एक वर्कशॉप लगा था, जब जस्ट लॉकडाउन ब्रेक हुआ था उसके बाद 4 दिन का एक वर्कशॉप मैंने मानव संग्रहालय में अटेंड किया गोंड आर्ट का। और मैंने जाते ही उनको बोला कि देखिए मैं नौसिखिया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है और मैंने कभी आर्ट पेंट नहीं किया है, तो आप मुझे बताओगे इसका तरीका कि कैसे इसको करा जाता है। और पहला क्लास था, सब लोग जो बाकी लोग थे वो बहुत अच्छे से कर रहे थे। मुझे लगा कि कहीं मुझे मैं इनके सामने मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है। फिर 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं क्यों अपने आप को जज करूं, मैं तो नौसिखिया हूँ, क्यों ना मैं यहाँ से शुरुआत ही करूँ। चाहे कोई बात नहीं, एज हो गया पर शुरुआत तो यहाँ से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जज करने वाला वहाँ पे बाकी मेरे सिवा और कोई नहीं था। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी एंड बिलीव मी, आज भी इन 4 सालों में आज भी मैं कभी भी फ्री टाइम पे चुपचाप नहीं बैठी हूँ। मैं इस गोंड आर्ट को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी तो ऑलमोस्ट मैं साड़ी पे, दुपट्टे पे, बाकी चीज़ों पे मैं इस गोंड आर्ट को मैं कोशिश करती हूँ करने का। और धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, तो ये मुझे एक सुकून देता है, एक मुझे बहुत खुशी देती है कि मैं किसी अच्छे चीज़ पे, किसी क्रिएटिव चीज़ पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाई और मैं कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैम आपकी हॉबी की बात हुई। आपकी साड़ी और ज्वेलरी जिसके लिए आप जानी जाती हैं, वो किस प्रकार से आप कलेक्शन करती हैं, क्योंकि आपकी जो मैचिंग होती है बिल्कुल अनूठी होती है। कृतिका, ये मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा गोल्ड के प्रति कभी भी बहुत फैसिनेशन मुझे नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना ऐसा कुछ अलग, शुरू से एक अलग करने की इच्छा थी। एजुकेशन पे भी अलग किया, बिल्कुल। ज्वेलरी भी मुझे लगा कि क्या अलग क्या हो सकता है जिससे मतलब दूसरों से अलग हो। तो ये सारे कलेक्शंस मैं जहाँ जाती हूँ, जो यूनिक, जो ट्राइबल यूनिक मुझे दिखता है ज्वेलरी में, मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीज़ें एक जगह करूँ, संगठन करूँ, कलेक्ट करूँ, उनको खरीदूँ, ताकि मैचिंग तो मेरी बाद में होती है। पहले तो मैं ज्वेलरी कलेक्शन करती हूँ, उसके बाद मैं मैचिंग करती हूँ कि किस तरीके से इसको मैच किया जाता है। और यही होता है ना कि तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है जब तुम कोई चीज़ अलग करना चाहते हो। तो शायद अभी मेरी आइडेंटिटी उस चीज़ पे बनी हुई है कि कैसे अलग, किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप अपनी संस्कृति से भी बहुत जुड़ी हुई हैं, जैसा कि हम जानते हैं नवदुर्गे होते हैं तो दुर्गा अष्टमी होती है, उसमें भी आपको देखा है। क्या आप गाने का भी शौक रखती हैं? मैं गाने का तो शौक रखती नहीं हूँ, पर गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर पे सभी लोग, मेरे बेटा, बेटी, हस्बैंड, सभी लोग गाना गाते हैं। दे आर इनटू म्यूजिक, सभी लोग। बिल्कुल। एंड मुझे सुनने का शौक बहुत है, पर गाना कभी वो ट्राई नहीं किया है। पता नहीं आगे जाके शायद हो सकता है कभी एक्सप्लोर करूं, पर अभी तक तो नहीं किया है। हाँ, डांस में कभी मैंने कभी नहीं स्टेज पे कभी कोई परफॉर्म नहीं किया। पर अभी 2 साल पहले की बात है, एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि हम लोग ऐसे घर का प्रोग्राम कर रहे हैं, और घर का प्रोग्राम मतलब अपने खुद का है, काली बाड़ी है और खुद के इन हाउस प्रोग्राम है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है कि आप अच्छा करने लगो। मैंने कहा मेरे से बनता ही नहीं है, कभी स्टेप्स किया ही नहीं है, कुछ ऑन स्टेज आया ही नहीं है, कभी ये मौका मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा करके तो देख सकते हो। फिर मुझे लगा कि हाँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब वो कोशिश कर, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना, तो मैंने जब कोशिश करी तो उन्होंने कहा आप तो अच्छा कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट जागा। तो अब क्या हो रहा है, अभी फिर हमारा एक फंक्शन है, May 12 को डांस का प्रोग्राम है जो होने वाला है MP वेस्ट पे।
तो अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, उस पर भी कर लेते। तो अभी क्लासिकल जितने, फिर बाकी जो ऐसे भी डिफरेंट डांस फॉर्म्स अभी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मतलब बिना कोशिश किए अगर उस पर कर दो कि कैसे होगा, तो फिर शायद हार मानना हो जाता है। जब आप कोशिश करो तभी आपको लगता है कि हाँ शायद ये स्किल मुझ में है जो मुझे एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हौसले बुलंद हो तो सभी राह आसान हो जाती है। मैम, परिवार का सहयोग भी इसी प्रकार से बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार का सहयोग आपको कितना प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने काफ़ी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जियो दिल से अवार्ड भी आपने प्राप्त किया, हाल ही में क्वाइट इनोवेटर अवार्ड प्राप्त किया है। परिवार का सहयोग किस प्रकार से आपको मिला? कहते हैं ना कि बिना परिवार के सहयोग से आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मेरे परिवार का सहयोग भी बहुत 100% मैं कह सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप वर्क प्लेस एंड फैमिली को बैलेंस कर लेते हो, तब आपको कोई भी काम में आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। और मेरे साथ भी यही है कि मैं बहुत बैलेंस करके चलती हूँ कि मेरी फैमिली भी नेग्लेक्ट नहीं हो किसी भी तरीके से। मेरे 2 ट्विन्स बच्चे हैं, शुरू से ये लोग देख रहे हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, तो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और मैंने कोशिश करी कि मेरी फैमिली कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो, कभी भी कोई मतलब उनको नेग्लेक्ट करके मैं कोई काम ना करूं। तो मैं अपने टाइम को मैनेज करती थी, बिल्कुल टाइम मैनेज करती थी कि बच्चे को भी मैं पूरा ध्यान दे सकूं और वर्क प्लेस पे भी मैं पूरा ध्यान दे पाऊं। इसीलिए शायद मैंने कभी जॉब नहीं कोशिश करी, क्योंकि जॉब में आप बंध जाते हो कि आपको इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे आना है। तो इसलिए मैंने शायद कभी जॉब के लिए कभी मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं दोनों तरफ फिर ध्यान रख सकूं। जब अपना काम होता है तो हम दोनों तरफ ध्यान रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, पूरे फैमिली से मिला मुझे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है मैम, और हम सभी महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। मैम, नारियों को और सशक्त होना है आज के समय, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो लेडीज़ हैं, जो बेसिकली होम मेकर्स है, इतना आसान नहीं है बच्चों को एक पूरा घर को संभाल के घर से बाहर निकलना। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कृतिका जी, मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, उन महिलाओं की कॉल्स आते हैं जो अभी 50-55 प्लस हैं और बच्चे अपने मुकाम पे पहुंच गए हैं, सेटल हो गए हैं, सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। अब उनको लगने लगा कि हमने क्या किया ज़िंदगी में। तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोग, आप लोग बिल्कुल एक्सप्लोर करिए, बाहर निकलिए अपने आप को। अभी आपके पास अगर टाइम है, जब जागो तब सवेरा। अगर आप अभी भी कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, किस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो मौका कभी ना गंवाएं। बिल्कुल आगे निकलें, बाहर आइए और अपने आप को एक्सप्लोर करिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और ज़रूर उस पर काम करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशी आपको दुगनी होगी जितना आपने बाकी अपने बच्चों को भी बड़े करने में किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपने बारे में बताया और किस प्रकार से आपने अपनी समाज सेविका के रूप को बखूबी निभाया और किस प्रकार से समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कृतिका, थैंक यू।